हेलो एवरीवन। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हमारा जो चैप्टर था हीट एंड टेम्परेचर। सबसे पहले तो आप जाइए और हमारे लाइक बटन, चैनल में जो लाइक बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम जो पढ़ रहे थे हीट के बारे में, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या है, 3 बकेट है। एक बकेट क्या है, व्हाइट कलर का है, एक बकेट ब्लैक कलर का है और एक बकेट जो है वो है क्ले पॉट। मतलब एक जो बकेट है वो क्या चीज का बना है, मिट्टी का बना हुआ है। अब इस बकेट को रखना है धूप में, इसको भरी धूप में रख देना है और उसके बाद शाम होने के बाद इसके पानी को टच करना है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देख लो। चलो ठीक है ना, ऐसे कुछ लाइट कलर का बकेट लेना, पानी भर देना, डार्क कलर का बकेट लेना, उसमें पानी भर देना और एक मिट्टी का बर्तन लेके आना, उसमें पानी भर देना। फिर शाम को आप छू के देखना किसका पानी सबसे ज्यादा गर्म हुआ है। ठीक, ऐसे ही एक और कुछ बात है, बहुत कॉमन बात है कि जैसे ही समर आता है तो सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि यार व्हाइट कलर कपड़ा पहनो, व्हाइट कलर का, लाइट कलर के कपड़े पहनो, डार्क मत पहनो करके। तो किस कारण से ये सारी चीजें बोली जाती हैं? और आप ये खुद सोचिए कि तीनों में से किस बकेट का पानी सबसे ज्यादा गर्म होगा? किसका होगा? ब्लैक वाले का होगा। क्यों ब्लैक वाले का पानी जो है वो सबसे ज्यादा गर्म होगा? क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो क्या है, गुड एब्जॉर्बर है, वो हीट को अच्छी तरह से, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी कारण से जो ब्लैक वाला बकेट है उसका पानी क्या हो जाएगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर टू बकेट्स। वैसे ही सेम, आप अगर लाइट कलर के कपड़े पहन के जाएंगे तो उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है सनलाइट का। और अगर आप डार्क कलर कपड़े पहन के जाएंगे तो क्या है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा उस कपड़े में, तो आपको गर्मी लगेगी। ठीक, तो इससे आपको कुछ चीज समझ आ रहा है कि जो हीट होता है वो और किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, आपको गर्मी लगे वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, कलर पे डिपेंड कर रहा है कि कलर कैसा है। दूसरा और किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, मटेरियल पे डिपेंड कर सकता है कि कैसा, किस तरह का मटेरियल आपने पहना हुआ है, या मटेरियल, ये जो 3 बकेट हैं वो किस तरह के मटेरियल से बने हुए हैं। अगर यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला बकेट है ये स्टील से बना होता तो सोचिए प्लास्टिक के कंपैरिजन में स्टील ज्यादा गर्म होगा। तो ये जो स्टील वाला बकेट होता है ना, इसका पानी बहुत ज्यादा गर्म होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट होता है वो और भी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कलर पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट जो है उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। हम हीट को क्या है, ट्रैवल करते हैं देख तो नहीं सकते हैं, बट हीट का क्या है, कुछ इफेक्ट होता है जो हमको पता चलता है। जैसे अगर हमारे हाथ के पास में से हीट गया तो क्या है, स्किन को फील होगा, जलन होगा। इसी तरह से क्या है, अगर कुछ हमारे पास में कुछ चीज है, जैसे मेटल की कुछ चीज है, उसको आप क्या गर्म करो, लोहे को कैसे करते, गर्म करते हैं तो लोहा क्या है, पिघलता है। या फिर लोहा क्या है, उसको हम पीट पीट के लंबा भी कर सकते हैं, उसका चेंज में एक्सपेंशन भी हो सकता है उसकी लंबाई में। वुड में भी इसी तरह से होता है। कभी कभी आप देखेंगे आपका दरवाजा जो है वो क्या हो रहा है, पानी के टाइम पे फूल जाता है और उसके बाद जब ठंडी आती है ना सिकुड़ जाता है। कभी कभी पानी के टाइम पे ना अटकने लगता है दरवाजा, ऐसा भी हो जाता है। तो हीट जो होता है वो क्या है, दिखाई तो नहीं देता है लेकिन क्या है, उसके अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। जैसे पहला इफेक्ट कौन सा होगा, अगर मैं किसी भी चीज को हीट दे रही हूँ। ठीक, हीट क्या कर रही हूँ, मैं किसी भी चीज को दे रही हूँ हीट, तो क्या होगा, पहला सबसे पहले तो भाई उसका क्या होगा, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आएगा। आएगा। तो हम अब यही चीज को देख लेते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम्म, तो जो टेम्परेचर, जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होता है किसी भी चीज के अंदर में, जैसे पिछले वाले में हमने देखा था प्लास्टिक का बकेट देखा था, फिर अगर स्टील का बकेट है, तो क्या इनको गर्म करने के लिए, सेम अमाउंट में गर्म करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि स्टील का बर्तन क्या है, जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन क्या है, बकेट वाला जो है, प्लास्टिक वाला जो है वो क्या है, देर से गर्म होगा इन कंपैरिजन टू स्टील। तो उसके लिए हमें क्या है, प्लास्टिक वाले के लिए ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो क्या है, स्टील के बराबर क्या है, गर्म हो सके। तो यही जो होता है एब्जॉर्प्शन, हीट का एब्जॉर्प्शन जो है या हीट का एमिशन जो है, ये क्या है, किस चीजों पे और कौन कौन सी चीजों है जिस पे डिपेंड करता है, हम इस बारे में देख लेते हैं। टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो हम देखते हैं।
यहाँ पे जो क्यू है, क्यू जो करेगा वो क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा? क्यू रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटी हीट एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड। ठीक है, कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना हीट जो है वो रिलीज हो रहा है, ये है क्यू। ये भी डिपेंड करता है किन किन चीजों पे वो देखते हैं। सबसे पहले जो ये क्यू रहते हैं ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास, मास ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का मास कैसा है उस पर डिपेंड करता है ये। दूसरा क्यू किस में डिपेंड करता है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या? चेंज इन टेम्परेचर मतलब पहले अगर टेम्परेचर 1 था, T1 था, तो अभी टेम्परेचर T2 हो चुका है। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो चेंज बताएगा कि कितना का डिफरेंस आ चुका है, वो होता है उसका चेंज, जो हम लोग डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो है वो क्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर कैसा है, राइट? इन सब चीजों पे क्या है, हमारा जो क्वांटिटी ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड है वो डिपेंड करता है। तो अब मैं लास्ट में इसको क्या लिख सकती हूँ? क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल टी, राइट? मैं ये लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे बीच में क्या साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मेरे को क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगी? क्यू के जगह में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? एस एम डेल टी। क्यू इज इक्वल्स टू एस एम डेल टी। यहाँ पे हमारा एस क्या चीज है? एस जो है वो है स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, ये होता है स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट होता क्या है? ये सारे जो मटेरियल रहते हैं उनके अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है। जिस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा वो मटेरियल क्या? वो मटेरियल लेट से गर्म होगी और लेट से ठंडी होगी। और जिस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कम होगा वो मटेरियल जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। अगर हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करें तो क्या होगा? ये स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ हीट होता है, amount of heat required to raise 1 unit of temperature of 1 unit of mass by 1 degree Celsius। स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature यहां मैं लिखती हूं स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन। स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 unit of mass by 1 degree Celsius। ठीक है, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं या इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ हीट होता है, आपको कितनी हीट की जरूरत है ताकि आप क्या कर सकें? 1 unit ऑफ मास, मास जो है उसका 1 यूनिट का टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ा सके, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो अगर मैं प्रीवियस वाले फॉर्मूला को देखूं तो यहाँ पे जो मेरा एम है उस क्यू जो है, क्यू की वैल्यू क्या है? एस एम डेल टी, राइट? ये है वैल्यू। इसमें मैं स्पेसिफिक हीट निकाल सकती हूँ। एस को मैं क्या करती हूँ, इस तरफ शिफ्ट कर दी, एस को एज इट इज वहां रहने दो, अपॉन क्यू अपॉन एम डेल टी। स्पेसिफिक हीट का मेरे को क्या मिल गया? फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले से क्या है, मैं यूनिट निकाल सकती हूँ। इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकती हूँ? डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकती हूँ। एस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? क्यू एम डेल टी। क्यू, क्यू इज व्हाट? हीट, हीट एनर्जी, जिसका जो क्या रहेगा? यूनिट जूल रहता है, जूल, केजी,
सेल्सियस। ये आ गया आपका यूनिट, ऐसा यूनिट जो कि होगा जूल पर केजी पर सेल्सियस। ठीक, ये आ गया आपका यूनिट, ऐसा यूनिट है ये स्पेसिफिक हीट का। अब इसमें हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे अगर आपका जो यहाँ पे मास है जो केजी में है और जो डिग्री जो है वो सेल्सियस में है, तो अगर यहाँ पे डेल टी चेंज जो है, डेल टी जो हो रहा है, चेंज जो हो रहा है टेम्परेचर का, वो 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और मास जो है केजी में जो मास है हमारा, अगर वो जो है 1 केजी है, तो उस केस में आपका जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर हो जाएगा इस केस में। मतलब कितना आपको एनर्जी या बोल सकते हैं हीट रिक्वायर होगी 1 ग्राम में या फिर 1 यूनिट ऑफ मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, वो सेम रहेगा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उसे आप 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब हम इसका क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑलरेडी देख सकते हैं आप। राइट, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ये क्वेश्चन देख लिए। इफ 487.5 जूल of heat is supplied to raise the temperature of 25 gram copper from 25 degree Celsius to 75 degree Celsius, what is the specific heat of the copper expressed in joule, ग्राम पर ग्राम और सेल्सियस? ठीक है ना, आपके पास में कुछ चीजें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आपके पास में क्या गिवन है? आपके पास में हीट एनर्जी गिवन हुआ है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। हीट एनर्जी किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, उसका मास क्या है, 25 ग्राम है। अब वहीं आपके पास में चेंज इन टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं, आपके पास दो टेम्परेचर दिया हुआ है, दोनों को माइनस करने से हमको चेंज पता चल जाएगा कितने का बदलाव आया है करके। कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसको गिवन चीज को लिख लेना चाहिए। जैसे हमारे पास में क्यू दिया हुआ है 487.5 जूल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। उसके बाद में आपके पास में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 25 ग्राम्स। फिर आपके पास में क्या है, डेल टी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? T2 माइनस T1 कर लीजिए आप। तो 75 माइनस 25 कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपको क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होगा, SQM डेल टी। पिछले वाले अभी ही मैंने ये आपको बताया। एस निकाल लेते हैं, 487.5 अपॉन 25 इंटू 50। मैंने क्यू की वैल्यू यहाँ ऊपर में लिखी, फिर मास की वैल्यू नीचे में, उससे मल्टीप्लाई किया डेल टी से, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और इसका जो आंसर आएगा वो 0.39 जूल, क्योंकि ये जूल में है हमारे पास में, जूल पर मास का मैं अब लिखूंगी यूनिट क्या है, ग्राम है। यहाँ पे मैं डेल टी का यूनिट लिखूंगी डिग्री पर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी हमने स्पेसिफिक हीट का देखा, स्पेसिफिक हीट क्या होता है करके। अब हम एक और नई चीज देखते हैं, हीट कैपेसिटी। ये याद रखिएगा, मैंने जो बताया था स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो अलग है हीट कैपेसिटी से। ठीक, अब हीट कैपेसिटी होती क्या है? हीट कैपेसिटी बेसिकली हमने पिछले वाले में देखा था, स्पेसिफिक हीट वाले में, कि हमको जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 यूनिट ऑफ मास का या 1 ग्राम ऑफ मास का। हमको टेम्परेचर क्या करना है, इंक्रीज करना है। इस केस में हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, बट ऑफ द एंटायर मास। बॉडी का जितना भी मास है ना, सारे सबका टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से। उतना हमको हीट चाहिए, उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। The quantity of heat required to raise the temperature of entire mass
बाय 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। स्पेसिफिक हीट में सिर्फ 1 ग्राम या 1 यूनिट ऑफ मास जो है हमको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना था। यहाँ पे हमको हीट कैपेसिटी में क्या करना है, हमको हमारा जो बॉडी है ना उसका मास जो भी हो उसको हमको क्या करना है, पूरे मास का हमको क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से। एंटायर मास, ठीक है, पूरे मास का यहाँ पे हमको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। इसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब हम हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, क्या होगा फॉर्मूला इसका, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, और इसका जो होगा एस आई यूनिट क्या होगा, जूल पर सेल्सियस। ठीक है, ऐसा यूनिट पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर। इससे आपको कुछ समझ आ रहा है किस बारे में बात हो रही है? याद कीजिए ठंडी के टाइम पे हम किस तरह से क्या करते थे, जब हमें नहाना रहता था सुबह सुबह, तो भाई किसी से सुबह सुबह तो ठंडी के टाइम पे नहाया नहीं जाता है, तो क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। और गर्म पानी से तो हम डायरेक्ट नहा नहीं लेते, लेकिन गर्म पानी करते हैं, साथ में क्या करते हैं, हम उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं। फिर पानी दोनों को मिला के मिक्स करके जितना हमको लगता है कि ठीक है भाई उतने गर्म पानी से हम नहाते हैं। ठीक है, ये होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो जो मिक्सचर आपने बनाया उसका टेम्परेचर क्या है, बीच का कुछ टेम्परेचर होगा दोनों का मिला के, तो वही हमको यहाँ पे निकालना है। हमारे पास में क्या है, 2 बकेट है समझ लीजिए। इस बकेट में हॉट वाटर है, एक बकेट में है कोल्ड वाटर। अब मेरे पास थर्ड बकेट है, मेरे को इसमें क्या करना है, पानी मिक्स करना है ताकि इस पानी से नहाया जा सके। तो ये ज्यादा गर्म है, ये ज्यादा ठंडा है, दोनों को मिक्स करेंगे तो एक मीडियम रेंज का हम लोग को क्या मिलेगा, वाटर का टेम्परेचर मिलेगा। तो हमको जानना है कि इसका टेम्परेचर क्या है। मैं सोचती हूँ ये इसका टेम्परेचर चलो 80 डिग्री होगा, और इसका जो होगा 20 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर होगा इस मिक्सचर का वो क्या होगा, कितना होगा। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि दोनों जो है हॉट है और कोल्ड है, दोनों क्या है, वाटर है। तो वाटर है मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट तो दोनों का सेम होगा। तो दोनों का स्पेसिफिक हीट जो होगा S1 इज इक्वल्स टू S2 इज इक्वल्स टू S होगा। फर्स्ट वाले के लिए हमने जो लिया हुआ है S1 स्पेसिफिक हीट लिया है, सेकेंड वाले के लिए S2 स्पेसिफिक हीट लिया है, और दोनों का स्पेसिफिक हीट जो है वो S के बराबर है, S है दोनों का क्योंकि सेम है, तो हमने उसको S ले लिया है। अब उसके बाद ये यहाँ पे जो थर्ड वाला जो आपको दिख रहा है बकेट, इसका टेम्परेचर T है। T हम अज्यूम करते हैं, दोनों को मिक्स करने के बाद एक टेम्परेचर हमको मिला जो कि क्या है, T। ठीक है, और फर्स्ट वाला जो हमारा हॉट वाला जो टब दिख रहा है उसका टेम्परेचर T1 है, सेकेंड वाले का टेम्परेचर T2 है। ठीक, फर्स्ट वाला जो बकेट इसका मास M1 है और इसका जो मास है सेकेंड वाले का M2 है। यहाँ पे 2 चीज देख लीजिए, पहले बकेट में आपको क्या क्या मिल गया, T1 मिल गया, M1 मिल गया और S1 मिल गया। सेकेंड बकेट में आपको क्या मिल गया, T2 मिल गया, M2 मिल गया, S2 मिल गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब पहला वाला जो हमारा बकेट है ना, इसमें से क्या होगा, इसमें से हीट क्या है, बाहर निकलेगी। मिक्स करने पे क्या होगा, इससे जो हीट है वो बाहर निकलेगा, किसके पास जाएगा, कोल्ड वाले के पास में जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, इसमें हीट का एमिशन हो गया। तो फर्स्ट वाले बकेट के लिए मैं लेती हूँ हीट एमिटेड। कितना हीट एमिट हुआ है, पहले का आप याद कीजिए, क्यू का वैल्यू क्या निकाले थे, Q(S(m)(del)T निकला था। हीट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड का वैल्यू क्या था, S(m)(del)T, राइट। तो वहां पे हमें क्या है, हीट एमिटेड निकालना है। तो हीट एमिटेड का वैल्यू क्या होगा, S होगा, S1 तो होगा, S1 की जगह हम S लिख लेते हैं क्योंकि वो क्या है, S के बराबर है। S लिख लिया मैंने, M की जगह M1 लिखती हूँ। डेल टी मेरा कितना है यहाँ पे, डेल टी मेरा जो होगा वो क्या होगा, T1 माइनस T2 होगा, सॉरी T1 माइनस T होगा, T1 माइनस T2 नहीं, T1 माइनस T होगा, T1 माइनस T होगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे T क्यों है, T2 क्यों नहीं है। तो T2 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, थर्ड वाला जो हमारा बकेट है ना जिसका टेम्परेचर T है उसके साथ में मिक्स किया जा रहा है। तो मतलब क्या है, चेंज जो हो रहा है उस बकेट के साथ में हो रहा है, चेंज T1 T2 का चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है, T1 और T के बीच में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि 2 बकेट आपके पास T1 है और एक जिसमें आप मिला रहे हैं वो T है। और यहाँ पे T1 मैंने इसलिए पहले लिखा हुआ है क्योंकि
T1 जो है वो बड़ी क्वांटिटी है और T जो है वो छोटी क्वांटिटी है। बड़ी क्वांटिटी मतलब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है इसका, और यहाँ पे जो आपकी थर्ड बकेट है ना, ये मिक्सचर है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, 80 से कम होगा ऑफकोर्स। इसीलिए T1 पहले, T2 T बाद में। ठीक, और आपको डेल टी लिखना है ना फॉर्मूला में, तो याद रखिएगा, इसलिए T1 माइनस टी है। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड वाले बकेट के लिए करते हैं। सेकेंड वाले बकेट के केस में क्या हो जाता है, सेकेंड वाले बकेट का वाटर जब हम मिक्स करते हैं थर्ड वाले बकेट में, तब क्या होगा, जो कोल्ड वाटर है वो क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो मैं इसके लिए क्या लिखती हूँ, एस लिखती हूँ। और सेकेंड बकेट में जो वाटर था जो इसमें मिक्स हो रहा है उसका जो क्या है, M2 है होगा, और T माइनस T2 होगा। यहाँ पे क्या है, T जो है वो बड़ा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है ठंडे वाले पानी से। ठीक, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितना हीट जो है वो एमिट हो रहा है उतना ही हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। जितना हीट जो है वो हॉट वाटर के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है मिक्स करने के दौरान में, उतना ही हीट क्या हो रहा है, ये कोल्ड वाटर के द्वारा क्या है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जितना बाहर निकल रहा है हीट उतना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो दोनों हीट क्या हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला इक्वेशन जो हमारा है, और ये इक्वेशन को मैं क्या करती हूँ, इक्वेट करती हूँ बराबर में। एस एम वन T1 माइनस टी इज इक्वल्स टू एस M2 T माइनस T2। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे एस एस दोनों साइड क्या है, बरा एक ही है, एक ही वैल्यू है दोनों का। यहाँ से मैं कैंसिल कर लेती हूँ, ये इसको अब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। M1 T1 माइनस MT इज इक्वल्स टू M2T माइनस M2T2। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ, T, ये जो M1 M2 जो टर्म है इसको मैं एक साइड में ले आती हूँ। TT वाले जो टर्म दिख रहे हैं ना आपको, सॉरी सॉरी, T वाले जो आपको टर्म दिख रहे हैं वो, उसको मैं एक साइड ले जाती हूँ। तो M1T1, इस वाले कांस्टेंट को मैं आई उधर से, इसको मैं इस साइड लेके आती हूँ, प्लस हो जाएगा M2T2 इज इक्वल्स टू M2T। यहाँ ये माइनस में है, उस साइड जाके ये प्लस में हो जाएगा, M1T। राइट, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से T कांस्टेंट जो है उसको मैं निकाल लेती हूँ। M2 प्लस M1 हो जाएगा ये वाला टर्म जो है, और ये क्या हो जाएगा, M1T1 प्लस M2T2। राइट, यहाँ तक कितना आ गया, देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। ये होगा आपका, क्या हो गया, ये होगा आपका इक्विवेलेंट टेम्परेचर। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगर इक्विवेलेंट टेम्परेचर से रिलेटेड आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। ये इसका था डेरिवेशन। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें जैसे प्रीवियस में हमने क्या किया था कि जो हॉट वाला जो बकेट था, पानी था, उसका टेम्परेचर क्या था, 80 डिग्री सेल्सियस लिया था हमने। ठीक, और उसके बाद जो T2 था, सेकेंड वाला जो कोल्ड वाला था, उसका हमने क्या लिया था, 20 डिग्री सेल्सियस लिया था। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ वैल्यू को, और मैं मास क्या लूंगी दोनों के लिए, मैंने दोनों का 1-1 लीटर पानी क्या है मिक्स किया है। तो M1 इज इक्वल्स टू M2 इज इक्वल्स टू 1 लीटर, मतलब M1 और M2 दोनों के दोनों क्या है, 1 लीटर है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ। M1 की जगह 1 लूंगी, T1 की जगह मैं क्या लूंगी, 80 प्लस M2 की जगह 1 लूंगी और T2 की जगह लूंगी 20। 80 प्लस 20, ठीक है। सॉरी, नीचे में M क्या होगा, 1 प्लस 1 होगा। 1 प्लस 1 क्यों होगा, क्योंकि M1 प्लस M2 है, यहाँ पे M1 M2 तो 1 1 है, तो 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 80 प्लस 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 100
बाई 2, जिसका वैल्यू आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब थर्ड जो बकेट है वो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के मिक्सचर के बाद उसका टेम्परेचर जो हो जा रहा है वो हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इक्विवेलेंट, आई होप इक्विवेलेंट टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हम और अदर चेंजेस के बारे में देखते हैं। पहले हमने देखा कि जो हीट है उससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। पहला तो ये उसका इफेक्ट पड़ रहा है कि जो टेम्परेचर है ना ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज हो रहा है हीट के कारण से। दूसरा दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है एक्सपेंशन का, थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो वो क्या है, एक्सपेंड होना चालू होती है। आपने देखा होगा ना घर में क्या होता है, जब आपका कुकर रहता है, नया आया रहता है तो परफेक्ट रहता है, लेकिन क्या है गर्म करते करते क्या है वो एक्सपेंड होने लगता है, जिसके कारण से क्या आपका जो कुकर का जो लिड रहता है ना वो ढंग से लगता नहीं है। उसमें से स्टीम जो है ना वो कहीं कहीं से बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि आपका कुकर क्या है एक्सपेंड हो चुका है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप याद करिए कि जब भी ऐसा होता है कि वो गरम गरम चीज होती है, ठीक है, आपके पास में गरम गरम दूध वगैरह जैसे उबाला है, तो उसको तुरंत ही कांच के ग्लास में, जो पतला कांच के ग्लास है उसमें मत डालो बोला जाता है। तुरंत ही उसको मत डालो करके, क्योंकि उससे क्या होता है आपको पता है, वो क्या होता है, ग्लास जो है वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है भाई? जब गरम गरम उसमें दूध डाले हैं या कोई भी गरम गरम चीज किसी भी कांच के बर्तन में डालते हैं तो वो क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। तो उसका कारण क्या है? कभी सोचा आपने क्या कारण हो सकता है? उसका कारण भी जो है वो साइंस में मिलता है आंसर उसका जो है। क्या होता है, जब हमारे पास में कोई गर्म चीज है, जैसे हमारे पास में एक ग्लास है, इस ग्लास में मैं गरम गरम पानी डाल रही हूँ, तो अब इसमें जब मैंने गरम गरम चीज डाली तो अंदर का ये यहाँ पे जो लाइनिंग है, ये वाला, ये हो गया गरम। अब ये गरम होने के कारण क्या एक्सपेंड होना चाहता है कि अब मैं और गर्म होने के कारण से फैलूं करके। लेकिन बाहर का जो इन्वायरमेंट है ना कैसा है, ठंडा है। ठंडा होने के कारण से क्या है, बाहर वाला जो लाइनिंग है वो उसका एक्सपेंड नहीं होना चाहता। इस कारण से क्या हो जाता है, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। अंदर वाला जो लाइनिंग है वो एक्सपेंड होना चाहता है, बट बाहर में जो है वो एरिया, वो क्या है ठंडा होने के कारण से एक्सपेंड नहीं होती, जिस कारण से क्या है उसमें क्रैक आ जाते हैं। अगर एक्सपेंड हो जाता तो कोई क्रैक नहीं आता, बट इस कारण से कि बाहर वाला जो एक्सपेंड नहीं हो रहा, अंदर का जो है वो एक्सपेंड होना चाह रहा है, इस कारण से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो हम यही बात कर रहे थे, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे थे। मतलब आप किसी भी चीज को अगर गर्म करते हैं तो उसमें क्या है परिवर्तन आएंगे, बदलाव आएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसका लेंथ जो है, जैसे आयरन वगैरह जो है उसका लेंथ लंबा हो गया, पिघल गया, लिक्विड जैसा हो गया, तो चेंज कर लिया हमने से शेप्स और साइज में भी चेंजेस आते हैं। किस कारण से आते हैं? हीट के कारण से आते हैं। ठीक। तो अब हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हीट एक्सपेंशन इन सॉलिड देख लेते हैं। चलिए ये कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन मैंने इंट्रोडक्शन आपके सामने दे दिया है कि थर्मल एक्सपेंशन में बेसिकली क्या होता है करके। उसके बाद में हम इस वीडियो को नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को हम, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम थर्मल एक्सपेंशन देखेंगे, किस तरह से चेंजेस सॉलिड्स में आ रहे हैं, लिक्विड्स में आ रहे हैं, गैसेस में आ रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का वीडियोस जो भी हैं उसे आप लाइक करिए। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। इसी तरह से बहुत सारे कंटेंट इस पेज में या फिर इस यूट्यूब चैनल में आपको मिलेंगे और आएंगे धीरे धीरे, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।